डीवी लाइव बिहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अविनाश जी और स्वागत करती हूं मैं आप तमाम दर्शकों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार की सियासी हलचल काफी तेज है। वहां लगातार तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कभी नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर सवाल उठते हैं तो कहीं जीतन राम मांझी के बयानों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और लगातार पशुपति पारस हो या जीतन राम मांझी हो या नीतीश कुमार हो, इनकी बीजेपी से हाईकमान से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि ये महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे मांझी ने सबसे पहले बयान दिया। उन्होंने एनडीए को पहले ही साफ कर दिया कि इस बार के चुनाव में उन्हें एनडीए से कम 20 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। पहले उनका यह बयान आया और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या वो एनडीए से नाराज हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनके बयान, चुनाव के लिए अभी तैयारियां बस शुरू ही हुई थी, अभी तक ना घोषणा हुई है, अभी तो बहुत लंबा वक्त बाकी है बिहार में विधानसभा चुनाव को, क्योंकि दिसंबर 2025 में ये चुनाव होने हैं। और ऐसे में मांझी का पहले ही ये साफ कर देना कि मुझे एनडीए से इतनी सीटें चाहिए, ये कहीं ना कहीं इन सवालों को जन्म दे देता है कि क्या मांझी एनडीए से नाराज है, उन्हें किसी बात का डर है। आखिर क्यों उन्होंने इस रुख अपनाते हुए एनडीए से पहले ये मांग कर दी। और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप नाराज हैं तो उन्होंने इससे इनकार तो कर दिया, लेकिन इसके साथ ही जो उनका बयान था वो देखकर कई तरह के सवाल और खड़े हो गए। उन्होंने पहली बार बहुत ही तीखे स्वर में एनडीए को औकात दिखाने की बात कही है। तो सबसे पहले हम आपको वो सुनवाएंगे कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। आइए आपको सुनवाते हैं। किया जहाँ 20,000 आदमी थे, जुटा ले कोई दूसरा आदमी, हमारे ही आदमी को ले जाते हैं। कल हम क्लियर किया है अपने लोगों से कि हमारे गरीब लोग, खास करके जो भुइयां मुसहर परिवार है, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जिसको बहला फुसला कर लोग ले जाता है रैली में, सम्मेलन में, नहीं कोई जाए, वो सब हम लोगों के साथ आता है। देखिए 2 को हम लोग करने जा रहे हैं घोसी में, फिर आपको 28 फरवरी को करने जा रहे हैं गांधी मैदान में। ऐसा करके लोगों को बतलाना चाहते हैं कि जनमानस हमारे साथ है। अगर हमको दरकिनार कीजिएगा तो इसका खमियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। हमको भी तकलीफ होगी। वैसी परिस्थिति में झारखंड और दिल्ली में तो आप दरकिनार किए और झारखंड में तो नतीजा आपने देख लिया। हम मनाते हैं भगवान से कि दिल्ली में वो हालत नहीं हो, एनडीए के लोग वहाँ जीतें और बिहार में सजग रहें। बिहार में सब लोगों को समन्वय रूप में साथ लेकर के आगे चलें और जिसकी जितनी ताकत है उसको लोग समझें, तो ही हम लोग अपना ताकत उनको दिखला रहे हैं। अब अभी तो आपने देखा कि कैसे जीतन राम मांझी ने ताकत दिखाने की बात कही है। उन्होंने एनडीए को साफ चेतावनी दे दी है कि हमारा अपना समर्थन है, जनसमूह का समर्थन है, आप हमें दरकिनार नहीं कर सकते हैं। इस पर अविनाश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कि बिहार की सियासत में काफी कुछ हलचल देखी जा रही है। एनडीए खेमे में पहले से ही टेंशन का माहौल है और इस बीच अगर जीतन राम मांझी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं? बिहार में जब आप पिछला विधानसभा चुनाव भी आप उठाकर देखें तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हुई थी। अगर 1% वोट इधर का उधर हो जाता तो फिर वहाँ महागठबंधन की सरकार बन चुकी होती। तो जीतन राम मांझी को अपना वैल्यू पता है, उन्हें ये पता है कि 3-3.5% वहाँ जो उनकी समाज के वोट हैं, तो अगर वो जरा सा भी एनडीए से नाराज होते हैं तो इसका असर दिखाई देगा। और वो तो सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि भाई आपने हमको झारखंड में सीट नहीं दी, झारखंड में सीट नहीं दी तो आप हार गए चुनाव। अब आपने हमको दिल्ली में सीट नहीं दी है, परिणाम दिल्ली में भी वही वाले आने वाले हैं झारखंड में आए थे सीधा सीधा। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि वैसे परिणाम ना आए तो अच्छा है, लेकिन आने वही परिणाम है, झारखंड में परिणाम आए हैं। और उसके बाद उन्होंने सीधा सीधा बोला है बिहार में 28 फरवरी को वो उन्होंने गांधी मैदान पटना में रैली बुलाई है हम की, और वो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि हम उसमें कम से कम 3-4 लाख लोगों को जुटाएंगे और अपनी औकात बताएंगे बीजेपी को कि भाई मांझी है क्या, आप मांझी को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो मांझी तो खुलकर इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने 40 सीटों की डिमांड की है। बोले 40 में से यदि हम 20 सीट भी जीत जाते हैं और यदि 40 मिलेंगी तो इतने सीट तो हम जीत ही लेंगे, वो इसका तो दावा कर ही रहे हैं शुरुआत से। और 20 सीटें मिलेंगी तो भाई सरकार में जो भी चीज़ें वो हम करवा लेंगे। तो मांझी का कहना ये है कि भाई यदि आप हमको साइड करेंगे तो जनता आपको साइड कर देगी, क्योंकि उनके पास जो वोट है, क्योंकि वो वोट पूरे बिहार में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई 3-4 जगह बस खाली एक सीमित जगह वोट हो मांझी का, लेकिन क्योंकि उनका पूरा वोट पूरे बिहार में फैला हुआ है तो उसका असर पूरे बिहार में दिखाई देगा। तो मांझी अपनी ताकत बता रहे हैं। वो उनका कहना भी है कि भाई आप हमको दरकिनार करेंगे तो नुकसान में आप ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। और जो बयान मांझी दे रहे हैं
इसी तरीके का बयान कुछ समय पहले पशुपति पारस भी दे रहे थे, और इसी तरीके के बयान इस समय चिराग पासवान के मुंह से भी सुने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, खाली मांझी वाला मामला नहीं है, ये पूरे का पूरे एनडीए का मामला चल रहा है कि एनडीए का हर घटक इस समय ये बीजेपी को सीधा सीधा सक्की नज़र से देख रहा है कि बीजेपी उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। आप चाहे बिहार को देख लो, चाहे महाराष्ट्र को देख लो, महाराष्ट्र में भी यही सब चीज़ें चल रही हैं कि भाई आप एक चुनाव के बाद अपने सहयोगियों को साइड कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र वाला प्लान बीजेपी बिहार में लेके आना चाह रही है कि आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रहा है, तो जेडीयू तो वैसे ही उसी उसको लेकर नाराज चल रही है। मांझी को ये लग रहा है कि भाई जो चीज़ यदि बीजेपी ने पिछली बार की गठबंधन में, पिछली बार मांझी को 7 सीटें दी गई थी, 7 में से 4 मांझी की पार्टी चुनाव जीत कर आई हम जी। अब मांझी को ये लग रहा है कि इस बार ये लोग, क्योंकि भाई मांझी का जो स्ट्राइक रेट था उस गठबंधन में बीजेपी के पास सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट मांझी का था। तो मांझी का कहना यही है कि भाई हमको आपने 7 दी, हम 4 जीत कर आए। नीतीश कुमार तो 111 लड़े थे और 43 सीट जीत पाए थे। 11 सीटें लड़ी थी वीआईपी, उसको 4 ही सीट मिली थी। सिर्फ बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था वो मांझी से ज़्यादा था। तो मांझी का डिमांड वही है कि भाई यदि आप हमको ज़्यादा सीटें देंगे तो हम लोग ज़्यादा सीटें जीतेंगे और उससे एनडीए मजबूत होगा। तो भाई आपको सत्ता चाहिए ना, तो सत्ता चाहिए तो फिर मांझी को हमको आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट दीजिए लड़ाने के लिए। और मांझी का कहना है कि भैया हमारी जो रैलियाँ अभी जहानाबाद में जो रैली मांझी की हुई थी तो उसमें ठीक ठाक भीड़ जुट गई थी। तो मांझी का यही कहना है कि भाई हमारे पास में जन समर्थन है, आप यदि हमको नहीं देंगे सीट तो हमारा जो वोटर है वो नाराज़ होगा और उसका खामियाजा आप झारखंड में तो भुगत ही चुके हैं। दिल्ली में आपके साथ वो चीज़ें होने वाली हैं, वो चीज़ आपके साथ बिहार में भी होगी। तो जाहिर सी बात है मांझी की नाराज़गी है और मांझी की नाराज़गी को लेकर एनडीए के अंदर तो हलचल मची हुई है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ये दोनों ही मांझी को ज़्यादा भाव देने को तैयार नहीं है। क्योंकि भाई बीजेपी चाहती है कि उनका सीएम बन जाए, अब सीएम बनेगा तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़नी है चुनाव। बीजेपी की कोशिश ये चल रही है कि भाई कम से कम 120-125 सीटों पर वही चुनाव लड़ जाए। अब मांझी की डिमांड करेंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी की सीटें कम हो जाएंगी और यही जेडीयू के अंदर चल रहा है। जेडीयू चाहती है कि वो बीजेपी से ज़्यादा सीटें पर चुनाव लड़े। तो जब वही लोग आपस में सीटें बांटते रहेंगे तो सहयोगियों का क्या होगा। तो इसीलिए चाहे वो मांझी का मामला हो, चाहे वो चिराग पासवान का मामला हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का मामला हो, ये सभी लोग इस समय परेशान दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए लग रहा है कि बिहार में एनडीए टूट सकता है। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो एनडीए में फिलहाल खलबली मची हुई है। सारे सहयोगी दल एक के बाद अपनी डिमांड रख रहे हैं और उन डिमांड को पूरा होता ना देख एक कह लीजिए पॉजिटिव रिस्पांस जब नहीं मिल रहा है इन सहयोगी दलों को, तो उनका गुस्सा भी फूट रहा है। और अब तो मांझी ने साफ साफ चेतावनी भी दे दी है कि हमें दरकिनार नहीं कर सकते हैं आप, हमारे पास भी भारी जन समर्थन है। एक तरफ मांझी ने यह चेतावनी दी है तो दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि महागठबंधन ने अपने दरवाजे मांझी के लिए खोल दिए हैं। अविनाश जी, मैं चाहूंगी इससे जुड़ी आपके पास जानकारी हो वो हमारी दर्शकों को बताएं कि मांझी को महागठबंधन की तरफ से न्योता मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने न्योता दिया था, लेकिन नीतीश कुमार तो नहीं गए, लेकिन पशुपति पारस जरूर उल्टा वो लालू यादव को पहले उन्होंने न्योता दिया अपने यहाँ आने का और उसके बाद फिर वो उन्होंने कहा कि भैया महागठबंधन में जा रहे हैं। अब जो दूसरा न्योता मिला है वो जीतन राम मांझी को भी दिया गया है कि उनसे कहा गया कि भाई दलित नेता हैं और दलितों की बीजेपी गठबंधन में क्या स्थिति है वो सबको दिखाई देता है। जितने भी दलित नेता बीजेपी के अंदर हैं उन्होंने सभी को साइड कर दिया, किनारे लगा दिया गया है। आप चाहे जो महाराष्ट्र के नेता हैं, नाम और भी कई नेता हैं, उससे पहले जो दलित नेता बिहार में मांझी हैं, पशुपति पारस हैं, या फिर आपके रामविलास पुत्र चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान की तो पार्टी जो तोड़ने में ही बीजेपी का हाथ बताया गया था। तो अब जो आरजेडी की तरफ से मांझी से ये कहा गया है कि भाई आप बीजेपी के साथ में रहेंगे तो फिर आपको जिस तरीके से आप पिछले 4-5 साल में मांझी के साथ हो रहा है कि भाई लोकसभा चुनाव में पहले कहा गया कि आपको 3 सीटें देंगे, लेकिन जब बात आई सीट बंटवारे की तो 1 सीट मांझी को पकड़ा दी गई। बड़ा मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे वो। उसके बाद आपने देखा विधानसभा उपचुनाव में जब मांझी ने अपनी बहू को चुनाव लड़ाया तो फिर वहाँ पर भी एनडीए के सभी लोग चुनाव प्रचार करने नहीं पहुँचे थे। बीजेपी की कोशिश यही रही थी कि भाई इस सीट पर जो इमामगंज की सीट है कि मांझी की पार्टी चुनाव हार जाए, क्योंकि 1 सीट हारने से सरकार पर तो कोई असर आ नहीं रहा था। तो बड़ा मुश्किल से 4,500 वोटों से वहाँ पर हम चुनाव जीत पाई थी। तो मांझी के खिलाफ, मांझी के बीजेपी जो बिहार में जितने भी सहयोगी हैं उन सभी के खिलाफ एक तरीके से बीजेपी का जो साजिश चल रही है वो सभी के खिलाफ चल रही है। चाहे जेडीयू, क्योंकि जेडीयू के पास तो 100 से ज़्यादा सीटें चुनाव लड़ती है तो इसलिए उसके पास थोड़ा सा चांस रहता है। लेकिन मांझी को जैसे पिछली बार 7 सीटें दी थी और इस बार तो ये कहा जा रहा है कि शायद 5 सीटें भी मांझी को ना दी जाएं। तो इसीलिए अब आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से दोनों ने मांझी से बोला है कि भाई यदि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है
तो फिर आप हमारे साइड में आइए। कांग्रेस ने की तरफ से तो सीधा जब मांझी का जब बयान आया था 40 सीटों पर, तो तभी कांग्रेस ने कह दिया था कि भाई आपको वहाँ कोई सम्मान नहीं मिलेगा। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने साइड किया लोकसभा चुनाव में, पहले तो जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से नाराज होकर जब आए थे तो बीजेपी ने उनसे कहा था कि भाई हम आपको 5 सीटें देंगे। फिर बाद में बात 5 से 3 सीटों की हो गई कि लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन 3 सीटों से उपेंद्र कुशवाहा को जब चुनाव का टाइम आया तो सिर्फ 1 सीट दी गई, कारागढ़ की सीट, और वहाँ पर भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार निर्दलीय उतार दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा जो जिस सीट पर सबसे मजबूत माने जा रहे थे वहाँ वो तीसरे नंबर पर चले गए। उसके बाद उनको खुश करने के लिए भाई, क्योंकि उन्हें बीजेपी को लगा कि भाई इससे तो छवि ज़्यादा खराब हो रही है, क्योंकि बीजेपी खुद बहुमत में नहीं आ पाई थी, 240 सीटें मिली, तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को एक ऐसी सीट से राज्यसभा भेजा गया जिसका कार्यकाल सिर्फ 2.5 साल का बचा हुआ है, सिर्फ दिखाने के लिए कि ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान ना हो जाए। अब चाहे उपेंद्र कुशवाहा का मामला हो चाहे पशुपति पारस को तो समझ में आ गया कि इधर इनके साथ में रहते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होना है, तो इसलिए पशुपति पारस तो समय देखकर पाला बदल गए। अब कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से जीतनराम मांझी से कहा गया है कि आप एक स्टैंड लीजिए, यदि आपको हमारे साथ आना है तो फिर ये समय है, आप पाला बदल सकते हैं। चुनाव के समय भी आप आते हैं कि भाई 5 साल तो आप सत्ता में यहाँ मलाई मारेंगे, और जब चुनाव का समय आएगा तब फिर आप कहेंगे कि भाई अब ये तो सत्ता जा रही है, तो आप उसके बाद आप पलटी मारेंगे, तो वो नहीं चलेगा। तो कांग्रेस ने सीधा सीधा बोला है, और आरजेडी की तरफ से भी आया है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है, यदि आपको वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है तो फिर आप हमारे साथ में आइएगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि भाई चुनाव के समय पर आप आएंगे और फिर चुनाव के बाद आप स्थितियां देखेंगे कि कहाँ ज़्यादा आपको मंत्री पद के आपको लाभ आपको ज़्यादा मिल रहा है, आप उधर चले जाएंगे। बोले आपको नीतीश कुमार की तरफ बार बार पलटी नहीं मारनी है, आप अगर हमारे साथ में आ रहे हैं तो अभी आइएगा। और कांग्रेस की तरफ से तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने भी खोल दिया दरवाजा जीतनराम मांझी के लिए, आरजेडी की तरफ से भी खोला गया है, मतलब पूरा महागठबंधन तैयार है। लेकिन बात वही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि यदि उन्हें आना है तो जल्दी आना पड़ेगा, नहीं तो आप सोचें कि भाई चुनाव के समय पर पलटी मारेंगे तो वो नहीं चलेगा। महागठबंधन ने दरवाजा तो खोला मांझी के लिए, लेकिन फैसला मांझी को ही लेना है। यानी अगर हम देखें तो एनडीए में बड़ी टूट के आसार नजर आ रहे हैं और महागठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से एनडीए में सहयोगी दलों की नाराजगी है, और इस पर अगर बीजेपी हाईकमान ने तुरंत से कोई एक्शन नहीं लिया, कोई ऐसा बयान उनकी तरफ से नहीं आया, कोई जवाब सहयोगी दलों को नहीं मिला जिससे उनका ये गुस्सा शांत हो सके, उन्हें एक भरोसा मिल सके कि एनडीए खेमे में रहकर भी पार्टी का नुकसान नहीं होगा, उन्हें बराबर की सीट मिलेंगी और उन्हें बराबर का हक मिलेगा जो एक गठबंधन सहयोगी के नाते मिलना चाहिए। अगर उन्हें इन बातों का भरोसा नहीं दिलाया गया वक्त रहते तो वो एनडीए छोड़ भी सकते हैं। और दूसरी तरफ महागठबंधन जो लगातार चाहे नीतीश कुमार हो, पशुपति पारस हो या फिर मांझी को भी एनडीए महागठबंधन की तरफ से न्योता दे दिया गया है, दरवाजे खोल दिए गए हैं कि आप हमारे दल में शामिल हो सकते हैं, हमारे गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए कहा यह भी जा रहा है कि महागठबंधन एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ने की राह पर निकल पड़ा है और इन सब में अब एंट्री हो चुकी है कांग्रेस से सोनिया गांधी की। जी हां, अभी हाल ही में राहुल गांधी बिहार के दौरे पर गए थे और उनके बिहार पहुंचते ही बिहार का सियासी पारा बहुत हाई हो गया। काफी कुछ देखने मिला हमें बिहार की सियासत में और एनडीए की टेंशन बढ़ती दिखाई दी। और इस बीच अब सोनिया गांधी की एंट्री हो गई है बिहार की सियासत में, इस चुनावी दंगल में। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी की तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से बात हुई है और इसे बहुत अहम माना जा रहा है। फिलहाल अगर हम देखें, जहां एनडीए में फूट पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं और महागठबंधन में एनडीए के सहयोगी दल आने के लिए रास्ता देख रहे हैं, तो इस बीच सोनिया गांधी की एंट्री और इन चारों नेताओं की बातचीत यानी कुछ बहुत बड़ी खिचड़ी पकने वाली है। बिहार की सियासत एक नया रूप लेने वाली है। तो इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी अविनाश जी कि आप इस बातचीत के बारे में क्या जानकारी आपके पास, आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, राहुल गांधी अभी बिहार पहुंचे थे 18 तारीख को, कांग्रेस का सम्मेलन था, संविधान सुरक्षा सम्मेलन। उसके बाद राहुल गांधी राबड़ी देवी के आवास पर भी पहुंचे थे, वहाँ लालू यादव, तेजस्वी यादव सभी से उन्होंने मुलाकात की थी। और उसके बाद राहुल गांधी ने अपने फ़ोन से अपनी माता सोनिया गांधी से लालू यादव और तेजस्वी यादव की बात भी करवाई थी। तो आपको बता दें कि जो कांग्रेस के जितने भी एलाइज हैं उसमें आरजेडी सबसे पुराना एलाई है और लालू यादव कोई भी परिस्थिति रही हो
वो हर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ रहे हैं। उन्होंने कभी भी मतलब जितना ईडी का प्रेशर आरजेडी ने झेला है, हमें नहीं समझ में आता कि मतलब इससे ज़्यादा प्रेशर किसी और पार्टी ने झेला हो। आरजेडी के पास में कई बार ऑफर भी गया था कि भाई आप हमारे साथ में आ जाइए, लेकिन लालू यादव ने साफ कह दिया था कि हमारी जो विचारधारा है, हमारी सेकुलर विचारधारा है, जो बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। तो उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया था, बोले हम जेल चले जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लालू यादव शुरुआत से ही कांग्रेस के साथ में बने हुए हैं। आप 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो सोनिया गांधी के नाम का सबसे पहला जो समर्थन पत्र था वो लालू यादव ने सौंपा था। वो बात अलग है कि सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी, उन्होंने अपनी जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन लालू यादव का शुरुआत से कमिटमेंट रहा है, वो कांग्रेस के साथ में ही रहे हैं। और इसीलिए बीच में भी इस तरीके की चर्चाएं शुरू हुई थी, बीजेपी की तरफ से यही कहा जाने लगा था कि भाई जो इंडिया गठबंधन है टूट गया है, बिहार में अब इंडिया गठबंधन नाम की चीज़ नहीं बची है। लेकिन लालू यादव ने एक तरीके से फिर बता दिया कि भाई हम शुरुआत से ही, इंडिया गठबंधन तो अभी बना है, हम यूपीए में शुरुआत से ही शामिल हैं। और उसके बाद क्योंकि यूपीए के जो जितनी पार्टियां थी वही सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन में, कुछ पार्टियां और जुड़ गई हैं। तो जाहिर सी बात है लालू यादव ने जिस तरीके से सोनिया गांधी से बात की है, तेजस्वी यादव ने बात की है, उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई उनके अंदर इस तरीके की जिस तरह की बातें की जा रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लालू बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों साथ साथ मिलकर ही लड़ेंगे चुनाव, एक बार फिर सीट बंटवारा जो भी होगा वो बाद में हो जाएगा। क्योंकि इस समय ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ेगी, बोले सीट का ऐसा कोई इशू वहाँ आने वाला नहीं है। सीट बंटवारे पे ऐसी कोई अभी तो चर्चा भी शुरू नहीं हुई है। और ये तय हो गया है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी और जो वाम दल हैं ये सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार का चुनाव, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था कि बस 1% से भी कम वोट का मार्जिन था, और यदि 8-10 सीटें, क्योंकि आरजेडी की तरफ से तो ये कहा भी गया था कि 20 सीटें वो और जीत गए थे, लेकिन जो प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन काफ़ी लंबे समय से नीतीश कुमार वहाँ मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उनके इशारे पर करीब 20 सीटें ऐसी थी जहां आरजेडी के उम्मीदवार जीत गए थे, उनको 500 से लेकर 2000 वोटों के अंदर से चुनाव बाद में हरवा दिया गया। तो इसीलिए, नहीं तो पिछली बार ही सरकार बन गई होती, लेकिन इस बार वो किसी तरीके की कमी छोड़ने को तैयार नहीं है। और सोनिया गांधी की एंट्री बता रही है कि भाई इस बार बिहार को लेकर कांग्रेस बहुत ज़्यादा गंभीर और सक्रिय हो चुकी है। और राहुल गांधी का बिहार जाना और उसके बाद सोनिया गांधी का लालू यादव के परिवार से बात करना, ये सीधा सीधा मैसेज दे रहा है कि बिहार, क्योंकि दिल्ली के बाद अब बिहार का ही चुनाव होना है, तो बिहार चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर से इंडिया गठबंधन ने कर दी हैं। और जो भी जिस तरीके का एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा था वैसा कुछ नहीं, उसको तोड़ने की शुरुआत से तैयारी कर ली गई है, ताकि किसी तरीके की ऐसी कोई खबर ना आए कि भाई महागठबंधन में किसी तरीके की फूट पड़ने की संभावना भी है। और इसीलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी से तो लालू यादव की मुलाकात की कई बार तस्वीर आती रही है, सोनिया गांधी से मुलाकात कम ही हो पाती है, क्योंकि सोनिया गांधी दिल्ली से बाहर कम ही निकलती हैं। तो इस सीधा फोन पर बात होना, क्योंकि आमतौर पर सोनिया गांधी से किसी की फोन पर ही बात होती है तो खबरें ही सिर्फ आती हैं, लेकिन इस तरीके के वीडियो सामने नहीं आते हैं। ये वीडियो लाया ही इसीलिए गया है ताकि किसी भी तरीके का किसी के मन में कोई सवाल पैदा न रह जाए। यानी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन ने उन खबरों पर विराम लगा दिया है जहां ये चर्चाएं चल रही थी कि ये महागठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था और लोकसभा चुनाव के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये टूट चुका है। राहुल गांधी के बिहार दौरे ने इन सभी खबरों पर विराम लगा दिया है, और ना सिर्फ इन खबरों पर विराम लगाया है बल्कि बीजेपी को नई टेंशन दे दी है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी बिहार पहुंचे और जाते ही वो आरजेडी नेताओं से मिले, तेजस्वी यादव से मिले, लालू प्रसाद यादव से मिले, उसके बाद बिहार की सियासत एक नया मोड़ लेती दिखाई दे रही है। और राहुल की मुलाकातें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही, वो बीपीएससी के छात्रों से भी मिले। राहुल गांधी ने बीपीएससी के छात्रों से जाकर उनसे मुलाकात की और उनके बारे में, उनके मुद्दों पर बात की, उनकी समस्याओं को सुना। छात्रों ने सारी बातें राहुल गांधी से कही और इसका एक वीडियो भी अब राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। उसे शेयर करते हुए राहुल ने ट्वीट किया है कि देखिए, पटना में बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने मुझे क्या बताया। क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने की जगह पुलिस छात्रों को पीट रही है और सरकार का फोकस सिर्फ भ्रष्टाचार के घिनौने खेल को छुपाने पर है। यानी उन्होंने बीपीएससी का मुद्दा एक बार फिर उठाया है, छात्रों का मुद्दा उठाया है और साथ ही सरकार पर करारा हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया है। हम राहुल गांधी के इस पूरे कह लीजिए इस मुलाकात पर, छात्रों के इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने छात्रों से जब मुलाकात की तो छात्रों ने क्या कुछ कहा।
क्या हुआ? 13 को परीक्षा होने वाली है, तो बच्चे 2 तारीख को कॉल लिए कि हम लोग कम से कम आयोग को बोलना चाहिए कि क्या है। उस समय कुछ नहीं हुआ। 6 को बच्चे आए, पूरा पिट गए, उसके बाद भी आयोग कुछ नहीं। शाम को बताती है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ है ऑफिशियली प्राइवेट शिक्षकों को बुला करके इन्वॉल्व करके और डिसीजन ली है आयोग ने, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेक होल्डर हम विद्यार्थी हैं, अगर आपको बुलाना था तो प्रोफेसर बुलाते। 15 को शेड्यूल था, 15 नवंबर को कि छात्रों से संवाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि 4 दिन इनका पोर्टल इनका डिस्टर्ब रहा, जिसके कारण से लगभग 80,000 बच्चे वंचित रह गए फॉर्म भरने से। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया थी इस बार भरने का, लाइव फोटो करना। भले ही हमारा डिजिटल इंडिया है, लेकिन हम लोग डिजिटली परिपक्व तो नहीं है ना महोदय। इतनी कठिन होने के बाद 13 तारीख आया। बापू परीक्षा परिसर जो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है, 12,000 विद्यार्थी बैठे हुए थे। उसमें से हॉल नंबर 5 या 4 है जिसमें से प्रश्न पत्र ही नहीं मिला। मतलब ड्यूरिंग इंटायर एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र मिला ही नहीं, बच्चे खाली हाथ चले गए। उसके बाद विरोध हुआ तो बच्चे बाहर आ गए। उसके बाद आयोग एलिगेशन लाया कि हम लोग नॉनसेंस हैं, कि आप लोग का गलती है। नॉर्मलाइजेशन हम लोग जो विरोध किए थे पहले 6 दिसंबर को, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं लेंगे। जब 4 तारीख को एग्जाम लिए तो फिर एक शब्द ला दिए स्केलिंग, कि हम स्केलिंग लेंगे। स्केलिंग यूपीएससी के मेंस या ऑप्शनल जीएस सब्जेक्ट में लाया जाता है, और ये पीटी में ही ला रही। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्केलिंग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। 13 को जो पेपर चल रहा था, 1 बजे पेपर बाहर आ गया। हालांकि 12:53 और 12:38 में ही पेपर घूम रहे थे, और ये ट्विटर पे आ गई। तो ये ट्विटर वाला प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे ये मतलब बीच में आ रहा है। जी 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 ट्विटर पे आ गया। उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे भी आ गया। महोदय मैं वहाँ बोल रहा था ना कि कुछ को प्रश्न पत्र नहीं मिले, कुछ हाँ। और ये ऑफिशियल आयोग का स्टेटमेंट है कि बच्चे उपद्रवी थे, कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। महोदय मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब क्या फॉर्म भरा रहा था तो उन्हें पता था कि बापू परीक्षा केंद्र में हमारा सेंटर होगा, तो हम लोग उपद्रवी कैसे हो गए? परम ज्ञान निकेतन गया है जहाँ पे माइक से अनाउंस हो रहा है आंसर। तो मतलब ये पूरा मजाक बना दिया है इसको, जोक बना दिया है। हम लोग तो री एग्जाम जा रहे थे और आयोग बोले कि नहीं, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ, क्वेश्चन पेपर। तो आपने देखा कि छात्रों ने कैसे विस्तृत रूप से राहुल गांधी से बातचीत की और सारी परेशानियां बताई कि कैसे बापू परीक्षा केंद्र में पेपर उन्हें आधे घंटे बाद मिला, और कैसे जब उन्होंने इस पर विरोध किया तो उन पर लाठीचार्ज हुई, और जब उन्होंने ये भी दावा किया, इस बात के सबूत भी पेश कर दिए कि पेपर लीक हो चुका था। ट्विटर के फोटोकॉपीज उन्होंने प्रिंटआउट्स निकालकर राहुल गांधी को दिखाया कि देखिए ये पेपर पहले ही बाहर आ चुका था। नॉर्मलाइजेशन को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, इन सब पर बातचीत की। तो इस दौरान राहुल गांधी का एक शब्द उन्होंने कहा कि मजाक बना दिया है। जी हां, बिल्कुल, अगर हम देखें फिलहाल परीक्षा की व्यवस्थाएं मजाक ही बनी हुई दिखाई दे रही है।